और क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स को, जैव अणु को पढ़ रहे होंगे। यार देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो बायोमॉलिक्यूल है ना, जैव अणु है चैप्टर ना, थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल थोड़ा सा। बोलो ना, मैं देखो जो भी है मैं सच बता देता हूँ भाई। कठिन है तो बता देता हूँ कठिन है, थोड़ा सा कठिन है बता दो थोड़ा सा कठिन है, सिंपल है बता देता हूँ दुनिया का सबसे सरल चैप्टर, सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो सर बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, फिर बताना कि बायोमॉलिक्यूल्स कठिन है या फिर सरल है। तुम बताना, डिसाइड कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, तुम करोगे। ठीक है, चलिए। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा प्रोटीन, अमीनो एसिड बन रहे थे। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, कोई मुझको एक अनिवार्य प्रोटीन बताया था ना, अनिवार्य आवश्यक प्रोटीन का कोई एक एग्जाम्पल दो, नीचे बताओ। मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत ढेर सारे बताया था, कोई अनिवार्य प्रोटीन का एग्जाम्पल दो। ठीक है, और कोई एसिटिक अमीनो एसिड होते हैं ना, एसिटिक अमीनो एसिड का कोई एक एग्जाम्पल मेरे को दे दो। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड, जिसको बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा। सबसे पहले देखेंगे ये शब्द कहाँ से लिया गया। जो वसा है, लिपिड है, वो एक ग्रीक वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड लाइपस से लिया गया है ना, लाइपस, लाइपस से लिया गया। और इस लाइपस का मतलब होता है फैट। इस लाइपस का मतलब क्या होता है? फैट, यानी कि वसा। क्या होता है? वसा। ठीक है, और लिपिड की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक आते हैं विलहेम, कौन से हैं? विलहेम ब्लूर। ठीक है, खोज करता इसके कौन है? तो वो है विलहेम ब्लूर। ठीक है, ये देखो, इन्होंने सबसे पहले लिपिड को खोजा। ठीक है, और इनको आज भी आधुनिक जैव रसायन का जनक कहा जाता है। किनको? विलहेम ब्लूर को। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधुनिक जैव रसायन का जनक बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें याद रखते चलो। अब हमने देखा था कि हमारे पास जब हम लोग घिसे थे, है ना, कौन सा अम्ल डाल के घिसे थे बताओ? वहाँ पे हमने एक अम्ल डाला था, जब हमने निकाला था ए माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। कुछ हमने एक एसिड डाला था ना, तभी तो ऊतक को घिसा था, पत्ती को घिसा था। बताओ उस अम्ल को बता दो यार। सच में मैं भूल गया भाई, भाई मैं सच में भूल गया। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, बता दो ना, बताओ जल्दी से। ठीक है, वो एक अम्ल डाला था, एसिड डाला था हमने वहाँ पे। अब देखो क्या होता है कि इसको हम देखते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो है। तो भाई हमने देखा ये छन के नीचे पहुंच गया था। ठीक है, तो सर ये कौन सा मॉलिक्यूल है? तो हमने देखा ये है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, लिपिड किस में घुलनशील होते हैं? लिपिड पानी में घुलनशील होते हैं कि ये अघुलनशील होते हैं? ठीक है, लिपिड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। लिपिड किस में घुलनशील होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं, सॉरी अम्ल में। ठीक है, और ये लिपिड ना फैटी एसिड भी हो सकते हैं। फैटी एसिड बोले तो वसा अम्ल भी हो सकते हैं। लिपिड जो है वसा, ये है वसा अम्ल, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं सर? तो फैटी एसिड भी ये हो सकते हैं। एक सेकंड, इसमें मैं इंक डाल लूं, है ना, ये फैटी एसिड भी हो सकते हैं, है ना, वसा अम्ल भी ये हो सकते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखो कंसंट्रेट पता है क्या होता है? अभी देखे हो, जब मैं इस मार्कर में इंक डाल रहा था, देखो चीज़ें सीखते चलो ना जीवन में हर जगह से। इंक डाल रहा था तो मैं बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल कंसंट्रेट था, इसी में गिरे। ठीक इसी तरह जब आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर लेते हो, ठीक है, कि बस अब मुझे ये चीज़ जानना है, आज मुझे जानना है कि लिपिड क्या होता है, आज मुझे जानना है कि वसा क्या होता है, तब आपका कंसंट्रेशन ना अपने आप आ जाता है।
और अधिकतर लोगों की दिक्कत यही होती है कि भैया कंसंट्रेट नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है। पता करो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कहाँ है, ठीक है। यदि तुम कंसंट्रेट नहीं हो तो तुम्हें पता करना होगा। दुनिया में और कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को पता करने, तुम्हें पता करना होगा कि मेरा दिमाग कहाँ घूम रहा है, और फिर उसका सोल्यूशन तुम्हें खुद ही निकालना होगा। मैं नहीं आऊँगा निकालने सोल्यूशन, मैं तो रास्ता बता दूंगा, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं लिपिड क्या होता है। जैसे गाजर में कैरोटीन होता है, ठीक है, टमाटर में लाइकोपीन होता है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? तो ये सभी चीज़ें लिपिड के उदाहरण हैं। जैसे खाद्य तेल हो गया हमारा, तेल, घी, मोम भी लिपिड का उदाहरण है। तेल, घी, डालडा, वनस्पति घी, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, गंधयुक्त पदार्थ, यूकेलिप्टिस का तेल, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी लिपिड होते हैं। थोड़ा सा मान लो, जैसे तेल, घी है ना, तेल, घी, मोम है ना, वनस्पति तेल, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इनको याद ही कर लो, है ना। वनस्पति तेल ये किसके उदाहरण है? तो ये लिपिड के उदाहरण है। किसके? लिपिड के। अब यदि लिपिड को हम देखते हैं तो लिपिड 3 प्रकार से होते हैं। एक फैटी एसिड, एक सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड, एक होता है डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। 3 होते, कौन कौन से? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। ये देखो कितने प्रकार के लिपिड होते हैं। तो सर लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। इसको बोलते हैं साधारण वसा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त वसा, और इसको बोलेंगे व्युत्पन्न वसा, ठीक है। लिपिड को हिंदी में बोलते सर वसा, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बिल्कुल सिंपल है। जैसे तुम सिंपल काम बहुत ढेर सारे करते रहते। जैसे आपकी मम्मा और पापा सबसे सिंपल काम करते हैं। मम्मा उठा के झाड़ू सुबह सुबह ले झाड़ू बजा देती हैं। मतलब मारते हैं कि नहीं? पहले यार बचपन में भाई मैं बहुत मार खाता था। सुबह मैं उठ नहीं पाता था, उठ के अब तो उठ जाता हूँ। पता है क्या होता है? अब टेंशन उठा देता है। टेंशन बोले तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है। अब जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है ना, सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। पहले हम भी नहीं सुबह उठ पाते, तो बोलते थे, ज्ञान देते थे सबको, रास्ते पर देते चले जाते, सुबह उठना कोई अच्छी बात नहीं है। और सुबह सुबह मुर्गा भी तो उठ जाता है, वो भी तो पूरा दिन रहते कट जाता है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हम खूब देते थे। अबे सुबह उठना कोई बात नहीं, चिल करो बिल्कुल, अबे चिल डूड चिल, सो खूब आराम से। तो फिर पता चला यार कि, है ना, अब तो यहाँ पे अब ऐसा स्टेज आ गया है कि कभी कभी ऐसी रात भी हो जाती है जहाँ पर सोने को नहीं मिलता है ना। इतना काम हो जाता है, इतना बर्डन रहता है, यहाँ पे देखना है, वो देखना है, ये करना है, वो करना है। सोचो जब इंसान के अंदर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना, तब उसको उन सभी चीज़ों का एहसास हो जाता है। और अभी आप लोगों के पास कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। जब से जिम्मेदारियाँ आपके पास आएंगी ना, तब से बहुत चीज़ों का आपको एहसास होगा। और अगर मेरी बात की जाए तो ना, मैंने बहुत बचपन से ही, बहुत छोटे से ही मेरे सर पर जिम्मेदारियाँ थी, ठीक है। कभी डिटेल से बात करूँगा मैं इस बारे में। चलिए हम देखते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। लिपिड तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एक हेडिंग बना लो, लिख लो। एक मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कि लिपिड्स के विशिष्ट गुण, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स ऑफ लिपिड। हिंदी से हेडिंग डाल लो, लिपिड के विशिष्ट गुण। इसमें पहला लिख लो कि लिपिड में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन व हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। जो लिपिड होता है, जो फैट होता है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन व हाइड्रोजन अधिक मात्रा में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर जो लिपिड होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं, बहुत ढेर सारी मात्रा में होते हैं। सेकेंड लिख लो कि अधिकांश लिपिड एल्कोहल व वसा अम्ल के संघनन से बने एस्टर हैं, ठीक है। अधिकांश लिपिड क्या है? कि एल्कोहल व वसा अम्ल, फैटी एसिड के संघनन से बने एस्टर होते हैं। तीसरा लिख लो, ये नॉन पोलर होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये जल में अघुलनशील होते हैं,
किंतु 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 अब पूछोगे जल में अघुलनशील है तो किसमें घुलनशील है? तो देखो जल में ये अघुलनशील होते हैं, लेकिन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफार्म, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम आदि में ये सभी क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्लोरोफार्म, बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, इनमें क्या होते हैं? इनमें घुल जाते हैं। चौथा नंबर लिख लो कि लिपिड अणु लघु जैव अणु माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका अणु भार मॉलिक्यूलर वेट 750 से 1500 तक होता है। अगर इनका अणु भार देखा जाए तो कितना होता है? 750 से 1500 डी तक होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और नीचे डॉट करके लिख लीजिए सिंपल लिपिड के पास कि वसा में एक कार्बोक्सिल समूह होता है। जो वसा होता है, जो लिपिड होता है, इसमें सब में ये चीजें लागू होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि वसा में एक समूह होता है। ठीक है, तो वसा के अंदर क्या होता है? फैट के अंदर क्या होता है? एक कार्बोक्सिल समूह होता है जो आर समूह से जुड़ा रहता है और आर के बदलने पर पूरा लिपिड बना जाता है। मतलब एक कार्बोक्सिल समूह होता है, ठीक है, COOH होता है जो आर समूह से जुड़ा होता है। आर समूह बताओ, अमीनो एसिड में खूब पढ़े हो ना, बताओ पढ़े हो कि नहीं? आर समूह से जुड़ा होता है। अब आप मुझे ये बताओ, इस आर के जगह पर मैं CH2 रख दूं, C2H5 रख दूं, C3H8 रख दूं, ठीक, C3H6 रख दूं, तो आप मेरे को ये बताओ क्या ये लिपिड पूरा बदल जाएगा कि नहीं? तो आपने बोला भैया जिस प्रकार अमीनो एसिड बदल रहा था ठीक उसी प्रकार ये लिपिड भी बदल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप लिख सकते हो जैसे आर समूह जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया और आपका मेथिलीन हो गया। ठीक है, तो अगर एक कार्बन से 19 कार्बन तक मैं इस जगह पर कुछ भी रख दूं आर समूह के पास तो इसकी संख्या बदल जाती है। एक उदाहरण है पाल्मिटिक अम्ल। उदाहरण हमारे पास एक है पाल्मिटिक अम्ल। इस पाल्मिटिक अम्ल के पास जो कार्बन है वो 16 है। कितने हैं? जो कार्बन की संख्या है इसके पास वो है 16। C16 H32 O2 इसका, C16 H32 O2 इसका मॉलिक्यूल वो मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम बड़ा करेंगे, C16 करेंगे है ना, H32 करेंगे, फिर उसके बाद O2 जोड़ेंगे तो इसमें हमें सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, इसमें हमें द्विबंध नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर द्विबंध देखने को मिले या सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो यहां पर जो अरे चलो इसको आगे बताएंगे। एक होते हैं संतृप्त लिपिड है ना, एक लिपिड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त ऐसे होते हैं जिसमें द्विबंध नहीं पाया जाता है और असंतृप्त लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें द्विबंध पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो इसमें आपको द्विबंध नहीं मिलेगा। ठीक है, CH3 जैसे देखो CH3 CH2 के बाद 14 जोड़ो इसको 32 है, H32 14 दून 28 29 30 31 31 1 32, हाँ 31 1 32 रख दो H। हाँ अब कार्बन जोड़ो कार्बन कितना हुआ? 14 1 15 COOH होगा। जोड़ो कार्बन 14 1 15 1 16 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ये सारी चीजें मिल करके क्या बना लिया भाई? इसको बोलते हैं पाल्मिटिक अम्ल। ठीक है, इसमें 16 कार्बन है और ये एक प्रकार का कौन सा लिपिड है? ये एक संतृप्त वसा अम्ल है। ठीक है, संतृप्त वसा अम्ल है। और हम संतृप्त वसा अम्ल उसे बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इनकी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में लिखना चाहो तो लिख लो कि संतृप्त वसा अम्ल में क्या होता है कि इनकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कार्बन के बीच दोहरे बंध नहीं होते हैं। संतृप्त वसा अम्ल में क्या होते हैं? इनके बीच दोहरे यानी कि द्विक बंध नहीं होते हैं। ठीक है, द्विक बंध क्या होता है? ये वाले बॉन्ड नहीं होते हैं, इसमें खाली यही बॉन्ड से ये जुड़ा होगा। ठीक है, चलो आगे चलें, बताइए। आराम
अब आते हैं आगे, एक हमारे पास एक अम्ल और आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एरेकिनोडिक, एरेकिडोनिक, एरिकडोनिक अरे भाई, एरिकडोनिक। एक अम्ल हमारे पास और मिलता है, देख लो लिपिड का ही है, सिंपल लिपिड है ये सब, एरिकडोनिक है ना। एरिकडोनिक अम्ल में भाई क्या, ये क्या हुआ यार, गर्मी लग रही भाई मेरे को। एसी की बटन दबा देते भैया, एसी चल जाती, सोचो वो क्या ज़िंदगी होती है ना। कब डिजिटल बोर्ड लगेगा, बहुत जल्दी लगवाने वाले हैं। तुम लोग सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, तुम लोग शेयर कर ही नहीं रहे हो। जो लोग देखते हैं उनमें से 90% लोग यही बोलते हैं कि भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं फिर रोने लगता हूँ, भाई क्या बताऊँ, ये जो जितने देखने वाले चोर टाइप के लोग बैठे हैं ना सब, ये शेयर नहीं करते हैं कभी, मुझे तो और नहीं करते। ये लोग नहीं चाहते कि इनका जो भाई है वो आगे निकले, ये नहीं चाहते कि सब लोग पढ़ें, नहीं चाहते ये लोग खुद पढ़ के खुद जानना चाहते हैं, ठीक है। अकेले अकेले नाचना चाह रहे हो। चलो देखो, एरिकडोनिक अम्ल एक होता है, और एरिकडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें यदि कार्बन परमाणु की संख्या देखी जाए तो कार्बन परमाणु इसके पास 20 होते हैं, लेकिन ये एक असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्यों? ये एक असंतृप्त वसा अम्ल होता है। इसका आप अगर वो निकालोगे फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला आएगा CH3CH2 14 16 COOH, जोड़ो 16 आएगा, 16 16 दून 32 33 34 35 36 16 नहीं 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 18 18, अब जोड़ो 18 का 18 18 दुनाई 36। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। कैसे आएगा? कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन 18 19 20, C20, कार्बन की संख्या 20 से शुरू हो, क्योंकि ये एक प्रकार का एरिकडोनिक अम्ल है जिसकी कार्बन की संख्या 20 होती है। इसको असंतृप्त वसा अम्ल क्यों बोले? क्योंकि इसमें डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें द्विबंध पाए जाते हैं, इसमें द्विबंध नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो ये स्ट्रक्चर जुड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बड़ा करेंगे। आप गूगल करके इसको देखिएगा इसको, तो इसमें आपको डबल बॉन्ड आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा सर? डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फैटी एसिड होते हैं वो दो तरह की चीज़ों से बने होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल, जो सिंपल एसिड होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है फैटी एसिड, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके उदाहरण लिख लीजिए, फिर हम लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को देखते हैं। तो इसको मिटा दूं मैं, बताइए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, मिटा दूं भैया? चलो मिटा दे रहा हूं अब मैं। ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो की मिक्रो, तो ये होते हैं मिक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो होते छोटे छोटे होते हैं, मैक्रो नहीं होते हैं। ये नाम यार बड़ा अजीब, अगर 5-6 बार बोल दो तुम उल्टा पुल्टा हो जाओगे, है ना, लोटपोट हो जाओगे भैया। क्या हो जाओगे? लोटपोट हो जाओगे। चलो, सिंपल लिपिड दो तरीके से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? फैटी एसिड और ट्राई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड का यदि स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो वो आएगा CH2OH, फिर आएगा CHOH और CH2OH। हाँ, तो ये हुआ हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का ये हुआ स्ट्रक्चर। ये बोलोगे भैया केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो यार? बॉडी ये सब चीज़ें तो चल रही ना, फैट बताओ, वसा, तेल खा लेते हो ना, तो तेल के अंदर केमिकल रिएक्शन ऐसा ही होता है भाई। केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, बिना केमिस्ट्री पढ़े तुम बच नहीं सकते हो, ठीक है। फिर इसके बीच क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन,
ठीक है। क्या होता है कि एक हमारा पास होता है इसको हम ग्लिसरॉल देख लिए, अब हमको देखना पड़ेगा फैटी एसिड कहाँ है। तो फैटी एसिड जो होता है हमने बोला वो R से जुड़ा होता है, उसके पास OH होता है, कार्बन होता है, R होता है, डबल बॉन्ड O से वो जुड़ा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो हुआ सर फैटी एसिड का, डबल बॉन्ड O है। अब इन स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, इनको याद करो अच्छे से, इनको रटो अच्छे से, इनको अपने कॉपी में बनाओ अच्छे से, बनाओ जल्दी से इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को। अभी बहुत बड़ी बात समझाने वाला हूं। दूसरा जो साधारण लिपिड होता है वो ग्लिसरॉल होता है, जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं सब। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई, देखो 1 2 3। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, एक चीज अब यहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज देख लिए सिंपल लिपिड के बारे में। अब सेकंड पॉइंट में देख लो कंपाउंड लिपिड के बारे में। देख लो उल्टा डाल रहा हूं, कंपाउंड लिपिड हेडिंग डाल लो। कंपाउंड लिपिड, इसमें लिख लो कि वसा अम्ल में ग्लिसरॉल के जुड़ने से बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत ढेर सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल भी मिलता है और वसा अम्ल भी मिलते हैं। बताओ, अगर दाल अलग रखोगे चावल अलग रखोगे तो अलग अलग होगा ना, मिक्स दोगे तो पता चलेगा ना भैया दाल चावल एक में ही है। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब कंपाउंड लिपिड के अंदर यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है। अब जो कंपाउंड लिपिड के अंदर हमको तीन चीज देखने पड़ते हैं। मोनोग्लिसराइड इसके अंदर है भाई कि नहीं, एक सेकंड देख लूं थोड़ा सा। फास्फोलिपिड यार ये कहां पे दे दिया भाई, मोनोग्लिसराइड मोनोडाइट्राई, देखो कंपाउंड लिपिड यहां पे लिखे दे रहे हो। कंपाउंड लिपिड के 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है हिंदी से लिख दूं भाई, है ना, कंफ्यूज ना हो तुम लोग। मोनोग्लिसराइड, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, फिर डाई ग्लिसराइड, डाई के बाद ट्राई ग्लिस, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। मोनोग्लिस मतलब कि जो ग्लिसरॉल है वो एक होगा। ठीक है, मोनोग्लिसराइड के अंदर जो क्या है, वो ग्लिसरॉल है वो एक होगा और एक ही फैटी एसिड होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक 1 ग्लाइसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। ठीक है, 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड बोलेंगे उसको। कैसे, तो जब ये देखो ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड, जब ये आपस में मिलेगा ना, ये कैसे कब जुड़ेगा, H और H, ये H2O बना करके बाहर निकल जाएगा, तब ये आपस में जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखना कैसा होगा, CH2 CH CH2 OH है भाई, OH है O। अगर इससे ये जुड़ रहा है, क्या फैटी एसिड अगर इससे जुड़ रहा है तो ये स्ट्रक्चर निकल ही गए हमारे। कौन कौन से, H और OH, तो क्या बचा, O बना। O के बाद सिंगल बॉन्ड CR+O। तो सर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड।
ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इस वाली बुक में है ना थोड़ा सा बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो मुझे लगता है अगर इसका पढ़ाने लगूंगा तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा आपको। क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अब आर चेन जो है, आर चेन है ना, इसमें कुछ भी रख देंगे पूरे ग्लिसरॉल की संरचना बदल जाएगी। तो ऐसा जब संरचना बनेगा तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। जब एक ग्लिसराइड होगा और इसके साथ डाईग्लिसराइड यानी कि जो फैटी एसिड होंगे भाई दो जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ेंगे? फैटी एसिड आपके आकर के दो जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? ये एच हटेगा, ओ रहेगा, सी ओ और आर स्ट्रक्चर, फिर एच हटेगा, इसको बोलेंगे डाईग्लिसराइड, फिर नीचे वाले को बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। तीनों में जब जुड़ जाएंगे तो बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है, किससे? ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड मिला करके ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, ये होते कंपाउंड लिपिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, ये वाला एल्किल ग्रुप तो ये है, एल्किल समूह हिंदी से लिख लो भाई, यार इंग्लिश बड़ा एक्चुअली क्लास 12th वालों की इसके बाद ही क्लास लेनी है, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ यार, है ना। तो हमें पता चल गया भाई ये ग्लिसरॉल होता है, वो फैटी एसिड होता है। स्ट्रक्चर देख लेना भाई, यही है वो, यही है, यही है, कौन है, यही है वो, यही है, समझ जाना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाता है भैया, यहाँ पे H2O आराम से बाहर निकल जाता है, फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के बना लेते हैं मोनोग्लिसराइड। किसके अंदर है? कंपाउंड लिपिड्स के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे लगता है हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में, हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फाइनली आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, रोने लगोगे, पी पी करने लगोगे, मम्मी से बताने जाओगे मम्मी आज भैया ने इतना पढ़ा दिया है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।